अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तीन चार खबरें आपके सामने रखनी है। सबसे पहली खबर आपसे शेयर करते हैं कि स्कॉटलैंड के साबिक फर्स्ट मिनिस्टर बोल पड़े हैं। तहरीक इंसाफ पर जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं उन पर स्कॉटलैंड के साबिक फर्स्ट मिनिस्टर बोल पड़े हैं। फर्स्ट मिनिस्टर का पहले जो रुतबा है, जो पोजीशन है, जो ओहदा है, वो इंग्लैंड में वज़ीर आज़म के बराबर हुआ करता था और अब इसको कहा जाता है कि ये गवर्नमेंट का लीडर होता है। जिस पार्टी की हुकूमत होती है उसके लीडर को फर्स्ट मिनिस्टर कहा जाता है। तो ये आज तहरीक इंसाफ के हक में बोले हैं, जो तहरीक इंसाफ पर मज़ालिम 2.5 सालों से ढाए जा रहे हैं। स्कॉटलैंड के साबिक फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ का इमरान खान के साथ किए जाने वाले सलूक और उनको दी जाने वाली जाली सजाओं पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। बाकायदा तौर पर बरतानिया से ये पहली बड़ी खबर है। याद रहे, स्कॉटलैंड का फर्स्ट मिनिस्टर वजीर आज़म के बराबर होता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तकरीर करते हुए स्कॉटलैंड के साबिक फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ ने कहा, इमरान खान भी इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, लेकिन बदकिस्मती से वो इस वक्त जेल में कैद है। मैं किसी भी सियासी जमात से वाबस्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं इमरान खान की मुसलसल कैद से गहरे तौर पर परेशान हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ। इंतखाबात से पहले सियासी मुखालिफिन को जेल भेजने का सिलसिला जमहूरी उसूलों को बुनियादी तौर पर नुकसान पहुँचाता है, ख़ास तौर पर एक ऐसी कौम के लिए जो मेरे दिल के बहुत करीब है। सुनिए ये क्या कह रहे हैं। That legendary World Cup captain, World Cup winning captain Imran Khan attended, no less. Could it get any better for my father? And as an aside, being in this wonderful, illustrious university where Imran Khan studied and grew as a person, indeed grew as a cricketer, makes it all the more disheartening that he remains in prison, I must say. Pakistan is a country that will forever be close to my heart. And while I do not affiliate with any political party in Pakistan, let me be clear, the continual cycle of jailing political opponents every time there is an election fundamentally undermines the democratic principles of that nation. अच्छा जी, अगली खबर आपके साथ शेयर करते हैं और वो शाम से खबर है। आपके इल्म में है कि 8 दिसंबर को शाम का सदर बशारुल असद शाम से फरार होकर मॉस्को पहुंच गया। उसने जो अपने 24 साला दौरे इक़्तिदार में शामी अवाम पर जुल्म के पहाड़ तोड़े, वो अब सामने आना शुरू हो गए हैं। पहले भी सबके इल्म में था कि उन्होंने जो जबर और जो जुल्म अवाम पर ढाया, जो उन्होंने अपनी मुखालफत में उठने वाली आवाज़ों को जिस तरह से दबाया, उन्हें पाबंद सलासल किया, उन्हें फांसियाँ दी और उन्हें इस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया कि ना वो जीने के काबिल रहे, ना उन्हें मौत मिली। शाम की जेलों से आज़ाद कैदियों का रीफीडिंग सिंड्रोम का शिकार होने का खतरा। अब जब वहाँ पर बागियों की हुकूमत आई है तो उन्होंने जेल में मुक़य्यद तमाम कैदियों को आज़ाद कर दिया है। जेलों के दरवाजे खोल दिए जिससे वो सब आज़ाद हुए और अब वो बाहर आकर वो तमाम हालात बता रहे हैं जो उनके साथ जेलों में बीता। शाम में बशारुल असद की हुकूमत के खात्मे के फ़ौरन बाद अपोजिशन फोर्सेस ने जेलों में कैद अफराद को रिहा कर दिया, जिनमें वो लोग भी शामिल हैं जो दहाइयों से इन कैद खानों में हैं, यानी कई सालों से, दसियों सालों से, जो 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से इन जेलों में कैद हैं। अरब मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इन कैदियों की हालत तशवीशनाक है और बहुत से अफराद शदीद ग़िज़ाई किल्लत
اور دیگر بیماریوں کا شکار نظر آتے ہیں۔ بدنام زمانہ سیدنایا جیل میں پہنچنے والے ڈاکٹروں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ یہاں قید رہنے والے افراد ہیپاٹائٹس، ٹی بی اور دیگر خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جیل سے رہا ہونے والے قیدیوں کو فوری طبی معائنے اور مناسب علاج کی ضرورت ہے تاکہ انہیں معمول کی زندگی کی جانب واپس لایا جا سکے۔ ڈاکٹروں کے مطابق اکثر قیدیوں کو طویل عرصے تک انتہائی کم خوراک پر زندہ رکھا گیا، جس کی وجہ سے انہیں اچانک زیادہ مقدار میں کھانے کو دیا گیا تو ان کی صحت پر اس سے منفی اثرات پڑیں گے۔ ڈاکٹروں نے یہ بھی بتایا کہ رہا ہونے والے قیدیوں کی اکثریت ری فیڈنگ سنڈروم کا شکار ہو سکتی ہے۔ یہ حالت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کسی شخص کو طویل عرصے تک بھوکا رکھا جائے اور پھر اسے اچانک غذائیت سے بھرپور غذا دے دی جائے۔ یہ حالت دل، پٹھوں اور اعصابی نظام پر خطرناک اثرات ڈالتی ہے اور اگر بروقت علاج نہ کیا جائے تو جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ تاریخی حوالوں کے مطابق دوسری جنگ عظیم کے اختتام پر بھی جرمن حراستی مراکز، یعنی جرمنوں نے جو جیلیں بنا رکھی تھیں جہاں لوگوں کو قید کیا جاتا تھا، جب وہاں سے رہا کر دیا گیا ان لوگوں کو، وہاں سے رہا ہونے والے لوگوں میں ری فیڈنگ سنڈروم کی علامات دیکھنے میں آئی تھیں۔ ان افراد میں ایسے بھی افراد شامل تھے جنہیں رہائی کے بعد غذائیت سے بھرپور کھانے دیے گئے، لیکن چند ہی دنوں میں ان کی حالت مزید بگڑ گئی تھی۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ رہا ہونے والے افراد کی خوراک کی مقدار کو فوراً بڑھانے کے بجائے بتدریج بڑھانا چاہیے، جو ان کی صحت کے لیے زیادہ بہتر، یعنی آہستہ آہستہ ان کی خوراک کو بڑھانا چاہیے، ایک دم سے انہیں زیادہ خوراک نہیں دینی چاہیے، اور اس سے ان کی صحت کی حفاظت بھی ہو سکے گی اور وہ بہتر طور پر اسے ہضم کرنے کے قابل بھی ہوں گے۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ بشار الاسد کے دور حکومت کے خاتمے کے بعد جیلوں اور خفیہ سیلوں میں قید ہونے والے لوگوں پر مظالم کی تفصیلات بھی سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں، جو انسانی حقوق کی پامالی کی ایک اور مثال پیش کرتی ہیں۔ دنیا جانتی ہے کہ بشار الاسد ایک بدترین قسم کا ڈکٹیٹر تھا۔ اگلی خبر ہے کہ کابل میں خودکش دھماکہ ہوا جس میں افغان وزیر خلیل الرحمن حقانی شہید ہو گئے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک دھماکے کے نتیجے میں طالبان حکومت کے وزیر برائے مہاجرین خلیل الرحمن حقانی جاں بحق ہو گئے۔ وہ معروف حقانی نیٹ ورک کے بانی جلال الدین حقانی کے بھائی تھے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق انس حقانی خلیل الرحمن حقانی کے بھتیجے نے اس واقعے کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ دھماکہ کابل میں وزارت مہاجرین کے دفتر میں ہوا جہاں یہ المناک واقعہ پیش آیا۔ ایک سرکاری ذرائع نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر غیر ملکی خبر رساں ادارے AFP سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بدقسمتی سے وزارت مہاجرین میں ایک دھماکہ ہوا اور وزیر خلیل الرحمن حقانی اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو گئے، اور اس طرح سے یہ ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور وہ خبر ہے لاہور سے۔ ملٹری کی تحویل میں قید ملزمان کو کیا سہولیات حاصل ہیں؟ عدالت میں رپورٹ جمع کروا دی گئی ہے۔ حکومت نے لاہور ہائی کورٹ میں ملٹری کی تحویل میں قید ملزمان کو فراہم کی جانے والی سہولیات سے متعلق رپورٹ جمع کروا دی ہے۔ جمعرات کو لاہور ہائی کورٹ میں ملٹری تحویل میں موجود ملزمان کو فراہم کی جانے والی سہولیات کے حوالے سے دائر درخواست پر سماعت ہوئی۔ جسٹس محمد وحید خان نے کائنات گل کی درخواست پر سماعت کی، جبکہ درخواست گزار کی جانب سے بیرسٹر خدیجہ صدیقی عدالت میں پیش ہوئیں۔
समाअत के दौरान सरकारी वकील ने कहा, अगर एक सेल में एक से जायद मुल्ज़िमान को रखा जाए तो उनके दरमियान लड़ाई झगड़े का इम्कान होता है। देखिए इनकी तौजीह देखिए, इन्होंने लोगों को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है, यानी अकेला अकेला करके उन्हें रखा गया है, जो कि बहुत ज़्यादा जब्र की सूरत हाल होती है। और अब ये अदालत में आकर उसकी तौजीह पेश कर रहे हैं कि हमने इसलिए इनको अलग अलग रखा हुआ है कि ये लड़ते हैं। क्यों लड़ेंगे वो आपस में? जब वो एक केस में कैद हैं तो वो उनको लड़ने की क्या ज़रूरत है? इस पर जस्टिस मोहम्मद वहीद खान ने रिमार्क्स दिए कि मुल्ज़िमान नहीं लड़ेंगे, आप जो सहूलियात फराहम कर सकते हैं उन्हें फराहम करें। अदालत ने वफाकी हुकूमत को जमा कराई गई रिपोर्ट की बुनियाद पर दरख्वास्त निमटा दी। समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि अदालत के अहकामात के बाद मुल्ज़िमान को सहूलियात मिलना शुरू हो गई हैं, मुलाकातों की इजाज़त भी मिल गई है और अब चारपाइयाँ भी फराहम की जा चुकी हैं। ये सब कुछ अदालत में केस को दाखिल करने के बाद हुआ, वरना पहले इन सब के साथ ऐसा नहीं होता था, ऐसा नहीं हो रहा था। अगली खबर है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इस्तगासा ने यह दरख्वास्त लगाई थी कि बुशरा बीबी हाजिर नहीं हो रही, लिहाजा उनकी जमानत को मनसूख किया जाए, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। हबीब अकरम साहब कहते हैं कि इमरान खान बैक वक्त मजलूमियत की तस्वीर भी है, सियासी दिलेरी का इस्तारा भी। इमरान खान की मकबूलियत किसी सर्वे की मोहताज नहीं। वर्ल्ड कप, वजारत उज़्मा, सब कुछ इमरान खान का अपना कमाया हुआ है, उन्हें कुछ भी विरासत में नहीं मिला। यानी इनका कहने का मतलब ये है कि इमरान खान साहब ने जो कुछ भी किया है वो अपनी जोर बाजू पर किया है, अपनी मेहनत और जिद्दोजहद से किया है। उन्हें जो ये बाकी लोग चल रहे हैं, जिन्हें विरासत में पार्टियां मिल जाती हैं, जिन्हें सब कुछ प्लेट में रख कर दिया जाता है, इमरान खान साहब ने सब कुछ खुद कमाया है, यानी अपनी उनकी मेहनत है। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आदिल बाज़ई को बतौर रुकन कौमी असम्बली बहाल कर दिया। जस्टिस आयशा मलिक का डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन से मकालमा, आपके पास 2 बयान हल्फी आए थे, एक जीतने वाला कह रहा है मेरा है, दूसरा वो कहता है मेरा नहीं है। आपने किस इख्तियार के तहत बगैर इंक्वायरी एक बयान हल्फी को दुरुस्त मान लिया? क्या इलेक्शन कमीशन ये कह सकता है कि बस एक बयान हल्फी पसंद नहीं आया था और दूसरा आ गया? अब एक ही शख्स बयान हल्फी दे रहा है, वो कह रहा है कि ये मेरा है और दूसरे का वो कह रहा है कि ये मेरा नहीं है। आपने उसका वो बयान हल्फी कबूल कर लिया, उसे एक्सेप्ट कर लिया जो वो नहीं मान रहा कि ये मेरा है। तो जो वो कह रहा है कि ये मेरा है, उस पर तो आपने कोई बात नहीं की, या उसे आपने क्यों तस्लीम नहीं किया? बात तो है इसमें सोचने वाली। जुबैर उमर कहते हैं कि शहबाज शरीफ मुज़ाकरात नहीं चाहेंगे। क्या वो अपनी हुकूमत का तख्ता उलटने देंगे या तख्ता होने देंगे? शहबाज शरीफ इसलिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़े होते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को ठिकाने लगाए और हम अगले 4.5 साल हुकूमत करते रहें। ये बात जुबैर उमर साहब की सही मालूम होती है, क्योंकि अगर शहबाज शरीफ एंड कंपनी ने मुज़ाकरात किए तो इमरान खान साहब के मेन जो मुतालबे हैं वो तो यही है कि हमारा मैंडेट हमें वापस किया जाए, जो हमसे 8 फरवरी को छीना गया था, हमारे सियासी कैदियों को, बेगुनाह कैदियों को रिहा किया जाए। तो ये दोनों चीज़ें अगर ऐसी हैं कि अगर ये मानते हैं तो इनकी गवर्नमेंट तो गई, तो ये तो नहीं चाहेंगे। ये सिर्फ ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, मगर पीटीआई मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है। अगली खबर है कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने
सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए। उनका कहना था कि आर्म्ड फोर्सेस में ना होने वाला फर्द आर्म्ड फोर्सेस के डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है। यानी जो शख्स फौज में काम नहीं करता, जो फौजी नहीं है, जो फौज का हिस्सा नहीं है, तो वो फौज के या आर्म्ड फोर्सेस, जो भी फोर्सेस हैं ये तीनों, बर्री, बहरी और फिजाई, तो उनके डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है। क्या गैर मुतल्लका शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। अगर एक फौजी अपने अफसर का कत्ल कर दे तो केस कहाँ चलेगा। वैसे जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के रिमार्क्स बहुत अच्छे होते हैं। दौरान केस जब ये रिमार्क्स देते हैं तो वो बड़े आला होते हैं। उनसे पता चलता है कि ये शायद फैसला दूसरी साइड जाकर दें, मगर जब फैसला आता है तो उसमें जमाल खान मंदोखेल इख्तलाफ करने की जो रिमार्क्स होते हैं वो उनमें शामिल नहीं होते। वो फिर अमूमन काजी के बेंच की तरफ ही जाते हैं। अब देखते हैं कि इसमें वो कहाँ जाते हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन की तरफ जाते हैं या वो जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के बेंच की तरफ जाते हैं। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।